इतने अच्छे दोस्त थे जितेंद्र, दुश्मनी में कैसे तब्दील हो गई और लगातार आप देखिए कि मामला बात बिगड़ती चली गई। देखिए मौसमी, इसको समझना होगा शुरुआती दौर में इज़राइल का जन्म कैसे होता है। इज़राइल जब 1948 में आया तो ईरान पहले से ही कल्चर के तौर पर उस कंट्री को बड़े स्तर पर जाता था और भारत के उससे बहुत अच्छे रिश्ते थे, परंपरागत रिश्ते थे। ईरान ने उस दौरान भी यूनाइटेड नेशंस में जाकर के इज़राइल के जन्म को लेकर के कि इज़राइल देश के तौर पर उसको जब मान्यता मिल रही थी उस दौरान उसको रोका। लेकिन 5 सालों बाद जो है स्थिति वहाँ की बदल गई। इज़राइल को ईरान ने मान्यता दिया और उसके बाद इन सब के पीछे की एक बड़ी कहानी है, इनसाइड स्टोरी है कि किस तरीके से जो है ईरान ने इज़राइल को मान्यता दिया, किस तरीके से उसमें सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का रहा है। शुरुआत से ही हमने देखा कि अभी वर्तमान समय में जो इस सिचुएशन बनी हुई है उसमें भी अमेरिका को लेकर के अमेरिका के हित, तेल का खेल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। उस दौरान भी यही सिचुएशन थी। अमेरिका ने इज़राइल को बेहतर और उसकी कंडीशन अच्छी बनाने के लिए ईरान के अंदर उसने तख्ता पलट जैसी स्थिति कराई और वहाँ कू जैसी स्थिति हो गई। वहाँ उनके हिसाब का राजा बन गया जो असद रजा जो था वहाँ का, वो राजा बना और उसके बाद 25 से 30 सालों तक लगातार अमेरिका के कहने पर जो वहाँ का राजा था, ईरान और इज़राइल के बीच में बहुत ही गाढ़ी दोस्ती थी। ये कह सकते हैं हम लोग अपने यूपी की भाषा में दांतों काटी रोटी लोगों की थी आपस में। ईरान जो है यहाँ से उसको तेल सप्लाई करता था और इज़राइल हथियारों का पूरा जखीरा ईरान को देता था और दोनों के बीच में बहुत अच्छा पैक्ट था। ये 25-30 सालों तक चला कंटिन्यू, जब तक वो राजा बने रहे, जो असद रजा रहे, पहलवी इनका नाम था। वो जब बने रहे, अमेरिका का भी हित उसमें सत्ता रहा, अमेरिका को तेल जाता रहा और बाकायदे हमने देखा कि उस दौरान 252 किलोमीटर लंबी जो तेल पाइपलाइन ईरान से इज़राइल तक रही, कंटिन्यू तेल जाता रहा क्योंकि तेल से भरपूर है ईरान जो है, और इज़राइल के पास टेक्नोलॉजी थी, इज़राइल के पास हथियार थे, वो तमाम चीज़ें होती रही और ये पूरा कंटिन्यू चलता रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 79 के आसपास जो है अचानक से वहाँ पर कट्टरपंथी ताकतें तेज हुई। यहाँ तक ये भी कहते हैं कि ईरान तो इस टाइप में हो गया था कि वहाँ पर पूरा पश्चिमी कल्चर दिखने लगा था। सब वेस्टर्न स्टाइल में सारे लोग रहते थे, वहाँ का रहन सहन सब कुछ उसी स्टाइल में था। लेकिन 79 के बाद जैसे कट्टरपंथी वहाँ पर हावी हुए, खुमैनी और खैमनई ये दोनों जब वहाँ पर एक्टिव होने के बाद तब से अब तक देख रहे हैं, खुमैनी की तो डेथ हो गई, खैमनई जो है अभी भी वहाँ पर राज कर रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से पूरी सत्ता जो है वो ईरान की चल रही है। और वहाँ की सिचुएशन इन्हीं तमाम चीज़ों पर, कट्टरपंथी राज जब से हो गया वहाँ पर उन्होंने चेंज किया। अमेरिका का और इज़राइल का जो वर्चस्व वहाँ पर था उसको पूरी तरीके से खुमैनी की तरफ, खैमनई की तरफ के द्वारा इसको ख़त्म किया गया। और अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि दोनों देशों में आपस में जो दोस्त हुआ करते थे वो आपस में उनके बीच में भयंकर लड़ाई चल रही है। हम लोग वीडियोस में, फुटेज में लगातार देख रहे हैं। एक और सबसे खास बात यह है कि जो मोसाद रहा है, मोसाद जो इज़राइल का रहा है, खतरनाक मोसाद, खतरनाक नहीं कहेंगे, सबको ट्रेंड इसी ने, जो ईरान की जो खुफिया एजेंसी है ना, उसको भी मोसाद ने ट्रेंड किया। ईरान की जो मिसाइल सिस्टम है उसको भी इज़राइल ने दिया। ईरान में जो सारा बम, हथियार, सारे चीज हैं, सब कुछ इज़राइल ने दिया। और आज वही ईरान जो है वो तेल के खेल के चक्कर में जो है इनके ऊपर पूरी तरीके से अटैक हो रहा है। इसमें कई देशों के हित हैं। इस बात को ईरान को भी, इज़राइल को समझना पड़ेगा। वो तो सिर्फ प्यादे हैं, चल कोई और रहा है। मोहरा कोई और है, प्यादा कोई और है। और शहमात के इस खेल में मंजीत आप कहाँ देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है? मतलब जो मैं जिक्र कर रही थी कि दुनिया अलग अलग खेमों में बटी हुई है, तो युद्ध में अभी क्या स्थिति है? देखिए मौसमी, मुझे लगता है कि सब लोगों का ध्यान ये था कि जब हमने देखा कि
इसराइल की जो लड़ाई थी फ़िलिस्तीन के साथ चल रही थी, हिजबुल्लाह उसका और हमास के उसके टारगेट पर थे, लेकिन अचानक सारी चीज़ें शिफ्ट होकर अब ईरान की तरफ आ गई हैं। तो सीधे तौर पर हमें दिख रहा है कि ये ईरान और इसराइल की लड़ाई है, लेकिन मुझे लगता है कि जो अगर आप पूरे हालात को देखें और इसके पीछे ईरान की जब इसराइल फ़िलिस्तीन के साथ, हमास के साथ, हूतीज़ के साथ उसकी लड़ाई चल रही थी, उस दौरान ईरान की क्या भूमिका थी, तो वो सारी चीज़ें। और इस वक्त अमेरिका जिस तरह से आप देखिए, सबसे ताज़ा जो कल अमेरिकी प्रवक्ता का बयान था, पहले ये लग रहा था लगातार 2-3 दिनों से कि अब इस युद्ध में अमेरिका कूदेगा और ये परमाणु युद्ध की तरफ भी बढ़ सकता है, लेकिन कल जो बयान उनकी प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि मैं प्रेसिडेंट की तरफ से कह रही हूँ डायरेक्ट, मुझे ट्रंप ने कहा कि ये बोलना है कि अभी वो विचार कर रहे हैं कि अगला कदम वो क्या उठाएंगे। तो इसमें इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अमेरिका एक बड़ा प्लेयर है जो और आप देखें कि इस वक्त जब युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान जैसे एक छोटा देश जो कि जिसका भारत के साथ अभी तनाव इस वक्त चल रहा है, उनका सेना प्रमुख आसिफ मुनीर ट्रंप के साथ बैठकर लंच करता है। ट्रंप G70 की बैठक छोड़कर आते हैं। तो ये बहुत पहली बार ऐसा हुआ कि इतने बड़े सुपर पावर का राष्ट्रपति एक छोटे से देश के जो उसके लिए एक प्यादे जैसा है उसको लंच करा रहा है। तो वो एक साधारण लंच नहीं है, उसके पीछे जो इस वक्त ईरान में इजराइल ने ईरान के जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मारा है चुन चुन कर, उसमें ये खबरें बहुत पुष्ट नहीं है, लेकिन जो हमारी जानकारी खुफिया सूत्रों से मिल रही है कि पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है। ये तो बड़ा खिलाड़ी है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अगर आप मुनीर को देखें तो यहाँ तक जानकारी है कि मुनीर ने जो ईरान के टॉप कमांडर्स मारे गए हैं उनकी बहुत डिटेल जानकारी, यहाँ तक कि उनकी जियो टैगिंग, उनको जो गिफ्ट पाकिस्तान से दिए या मुनीर ने उनको दिए, वो ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट दिए हो सकते हैं जिनकी जानकारी, जिनके नंबर्स अमेरिका को दिए हैं। अन्यथा आप देखें कि जब इतना बड़ा टर्मोइल, इतना बड़ा युद्ध चल रहा हो, उस बीच में अचानक ट्रंप मुनीर को बुलाकर लंच कर रहे हैं। और उसके पीछे आप देखें कि किस तरह से पिन पॉइंट इजराइल ने पिछले हफ्ते भर के अंदर, आप कह रहे हैं ये जो घड़ियां हम लोग पहने हुए हैं, इन्हीं को जो बेशकीमती तोहफे दिए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक है तो वो निश्चित तौर पर उसकी जियो टैगिंग हो सकती है। अगर वही तो पिन पॉइंटेड जो अटैक्स हो रहे हैं, जैसे कि कई अभी जो डेमास्कस में एम्बेसी में हमला हुआ। आप देखें कि पाकिस्तान जिस तरह से, पाकिस्तान की पूरी सरहद ईरान से जुड़ी हुई है, उनकी सेनाओं के आपस में एक्सचेंज हैं, तो पाकिस्तान के पास बहुत सारी जानकारी ईरानी सेना के बारे में मौजूद है, जिसका मुझे लगता है कि अमेरिका फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सीधे तौर पर इजराइल को जानकारी देगा तो पूरी दुनिया में उसकी चीचा लेदर होगी। ऐसा कहा जाएगा कि देखिए ये मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ जाके उनसे मिल गया है, तो उसके लिए एक वाया रास्ता ढूंढा गया कि आप अमेरिका को जानकारी दीजिए, अमेरिका इजराइल को देगा और इजराइल का दोनों का हित सध रहा है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स मुझे लगता है कि स्थिति इस वक्त है, और इसमें बड़ा जो प्लेयर है वो अमेरिका है, क्योंकि ईरान ने क्योंकि अगर आप देखें तो चाहे जो समुद्री जो रूट है, व्यावसायिक रूट है, जहाँ से बड़े शिप जाते हैं, उसमें अमेरिका का भी तेल प्रभावित होता है, उसमें चीन का भी तेल प्रभावित होता है। आप देखिए इस वक्त चीन भी बहुत खुलकर ईरान के साथ नहीं है, क्योंकि चीन भी उन हुती से परेशान था जिनको ईरान सपोर्ट करता है। तो इस वक्त आप देखें जो बड़े प्लेयर हैं, एक रूस का मैंने शायद स्टेटमेंट देखा कल परसों की, अभी मैं देख रहा था कि ये युद्ध परमाणु युद्ध नहीं होने जा रहा है, हम उस पर एक अकेला रूस है जो इस मामले में जिसने अभी तक ईरान के साथ खड़ा नजर आया, नहीं तो चीन, बाकी जितने बड़े प्लेयर हैं इस वक्त यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, कोई भी ईरान के साथ नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यावसायिक हित या सैन्य हित सबके ईरान के खिलाफ है।